एज लिखे 12 से 20 दिन। फिर एन लिखे न्यूक्लियस, लिखिए उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर आइए नंबर, नंबर लिखिए, देखिए 6000 से 10,000, 6000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, 6000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, 6000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। छह हजार से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा इसका है, टी का मतलब होता है, देखिए टी का मतलब होता है टाइम। आप देखिए तो आपके जो जग में RBC भी एक प्रकार का होता है, WBC भी एक प्रकार का होता है, लेकिन जो WBC है वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। कि WBC के प्रकार की अगर बात करें तो एक तो होता है आपका इसिनोफिल्स, दूसरा हो जाता है बेसोफिल्स, तीसरा हो जाता है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद हो जाता है लिम्फोसाइट्स। अब इसी के आगे बना लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं था। और आखिरी हो जाता है मोनोसाइट्स। 1 2 3 4 5। सर डब्ल्यू का क्या होता है? टी का ये जो वो करवा रहे थे तो इसमें टी का कौन सा डब्ल्यू का क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब वर्क, कार्य। डब्ल्यू का मतलब वर्क, डब्ल्यू पढ़ाएंगे वर्क नीचे। पहले समझिए इसको एक एक करके। लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तभी बताएंगे उसको। पहले इसको समझते, ये क्या है, इसकी संख्या वर्ग में 2 से 4%। ये क्या करता है, ये एनर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी का कारण। ये क्या होता है, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी का कारण। इसकी संख्या रक्त में 2 से 4% होती है। ये क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी या इस्नोफिलिया, ये क्या होता है। देखिए होता ये है 2 से 4%। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि एलर्जी का मायने क्या होता है। जैसे आपके घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, मेंबर, कोई बाहर से एक व्यक्ति आ रहा है, 5 लोग हैं, आप लोग 6 लोग घर में हैं, और कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, उससे वो आपके घर के लोगों के लिए फायदेमंद है, आपको कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन जैसे ही वो आ रहा है आपका मूड खराब हो जा रहा है, ये साला क्यों आया मेरे घर। तो कुछ कुछ मामला यहीं पे होता है।
कभी कभी शरीर जो भोजन खा रहा है, भोजन का कोई भाग है या कोई केमिकल है, आपका शरीर उसे रिजेक्ट करता है, इसी को एलर्जी है। और इसी को हिंदी में अति संवेदनशीलता बोलते हैं। अब जैसे अगर इसका रक्त में संख्या बहुत बढ़ जाए, 15, 20, 30% तक बढ़ जाए और लगातार बढ़ ही रहे, तो इसलिए दशा को इस्नोफीलिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, लगातार सर्दी जुकाम बना रहा, इसमें इस्नोफीलिया। और अगर लगातार इसकी बना रहा है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, अंत में जाके अस्थमा हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थमा होगा, अस्थमा होगा। क्या हो जाता है? अस्थमा होगा। तो बाद में जाके अस्थमा होता है। कितना परसेंट होना चाहिए? 2 से 4%। 2 से 4% होना चाहिए। 2 से 4%। ज़्यादा होगा तो समस्या जैसे चिड़चिड़ापन होगा, सर्दी जुकाम होगा तो चिड़चिड़ापन होगा, गर्मी में नाक बहती रहेगी। लेकिन इसमें जो है रक्त में संख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अस्थमा होता है, बार बार ऐसे करना पड़ता है ना। ये इसका काम होता है। इतनी बात समझिए, अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए इसकी बात करें, इसकी संख्या 0.5 से 2%। कुल WBC की संख्या का 0.5 से 2% ये होता है। ये काम क्या करता है? देखिए, ये हिपाइरिन बनाता है। ये क्या होता है? वेसोविल्स क्या करता है? हिपाइरिन बनाता है। हिपाइरिन क्या करता है? आपके शरीर के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता और शरीर से बाहर निकाल दिया तो 2 से 8 मिनट रुधिर का थक्का जम जाएगा, ब्लड बेकार हो जाएगा। ब्लड बैंक में ब्लड को रखते हैं तो सोडियम सिट्रेट एक केमिकल को मिला के रखते हैं। तो शरीर के अंदर रुधिर का थक्का इसलिए नहीं जमता क्योंकि हिपाइरिन बनता है। और अगर जब शरीर से रक्त निकालेंगे ना तो हिपाइरिन असक्रिय हो जाएगा, रुधिर का थक्का जम जाएगा। तो ये क्या करता है, नीचे लिख लीजिए, ये शरीर में रुधिर के थक्का को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। रुकता है। समझ बात आ रही है? अब इसकी बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा श्वेत रुद्राणियों में सबसे ज्यादा संख्या में ये होता है। ये 60 से 70%। इसकी संख्या 60 से 70% है। बहुत ज्यादा इसको नहीं जानना है, इतना जान लीजिए कि ये भी भक्षण द्वारा सूक्ष्म जीवी को नष्ट करता है। फाइगोसाइटोसिस या भक्षण द्वारा सूक्ष्म जीवी को नष्ट करता है। मेन मुद्दा इसमें लिम्फोसाइट है। अब आते हैं लिम्फोसाइट की बात पर, ठीक है? समझिए, अब देखिए लिम्फोसाइट, अगला पीजी ले लेते हैं। क्योंकि ये जो होता है लिम्फोसाइट की संख्या लगभग 20 से 30%। तो WBC की संख्या का 20 से 30%। और इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने समझाया था उनका नाम है एमिल बॉन बेहरी।
इसके लिए उन्हें 1901 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके लिए उन्हें 1901 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, समझिए पहले इसको। देखिए असल में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होती है इन्हें शरीर का ब्लैक कैट कमांडो भी कह सकते हैं, यानी शरीर की सबसे तेज तर्राक सूर्या कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जो लिम्फोसाइट्स है इनको हम दो नाम देते हैं, दो तरीके की होती है। एक तो होती है टी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। ठीक, टी लिम्फोसाइट को शॉर्टकट में आप टी सेल्स कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? बी सेल्स कह सकते हो। ये टी सेल हो गया, अब ये बी सेल। ठीक, इनको बी सेल थोड़ा समझते हैं इन दोनों को कायदे से। ये है असल में अभी आपको मैंने बताया कि जब फ्राइड की क्लास में बताया था कि जो RBC, WBC या प्लेटलेट्स है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में खून मैरों में होता है। यहाँ पे क्या है कि जो खून मैरो मदर, किसकी मदर? टी सेल की भी, बी सेल की भी, RBC की भी और प्लेटलेट्स की, सब यही बन रहा है। अब जो दो प्रकार की है, मदर ने दो प्रकार के लिम्फोसाइट को बनाया, यानी मदर जो बना रही है वो लिम्फोसाइट बना रही है। क्या बना रही है? लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट दो प्रकार के, तो टी सेल हो गया, दूसरा होता क्या है कि जब माँ यानी बोन मैरो लिम्फोसाइट को बनाती है तो कुछ लिम्फोसाइट स्वयं ही सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने के लिए ट्रेनिंग देती है। जिसे बच्चा पैदा हुआ तो माँ ट्रेनिंग देती है दुश्मन को कैसे मारना। ये काम कौन कर रही है? माँ कर रही है। तो वो हो जाता है बी फॉर बी सेल्स। बी का मतलब बोन मैरो, यानी जिसको माँ ट्रेनिंग दे रही है। तो जब इसको बोन मैरो जब अपने इस बच्चे को ट्रेनिंग दे रही है, खुद ट्रेनिंग दे रही है, उसका नाम रख दिया बी सेल या बी लिम्फोसाइट। ये क्या करता है? ये एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी बना के किसको मारता है? माइक्रोब्स को, यानी सूक्ष्म जीवी मारने का काम ये कर रहा है। क्लियर? अब देखिए टी सेल क्या होता है। इस माँ के बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों को तो इसने ट्रेनिंग दी, जिन बच्चों को इसने ट्रेनिंग दी उसको बी सेल कर दिया। फिर ये माँ को लगा कि इतनी ट्रेनिंग से काम नहीं बनेगा, कुछ बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो किसी गुरु को ढूंढना पड़ेगा। तो आपके शरीर में एक अंग होता है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या होता है? थाइमस। ये कहाँ होता है? आपका जो हृदय होता है, हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होती है इस तरीके, इसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, हृदय के ऊपर। अब जैसे कुंती के 5 पुत्र थे, तो कुंती ने अपने एको पुत्र को ट्रेनिंग नहीं दी थी, 5 को भेज दिया था गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो गुरु द्रोणाचार्य ने 5 की औकात देखी, किस औकात का कौन है। एक थोड़ा शरीर से शक्तिशाली था,
दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, उसको गदा, एक बहुत अच्छा ध्यान लगाता था, उसको बाण था। तो इस तरीके से 5 को 5 तरीके की शिक्षा दी उनके औकात के अनुसार। उसी तरीके से जो टी सेल्स होती है, टी नाम आता है थाइमस ग्लैंड से। थाइमस का मतलब गुरु। अब जब इसके पास बहुत सारे टी सेल्स आते हैं तो टी सेल को ये समझता ठीक गुरु द्रोणाचार्य का, इसको कौन सी शिक्षा दी जाए। अब क्या करता, कुछ को ये स्पेशल शिक्षा देता तो उसका नाम रख दिया गया टी एच सेल्स। नहीं बताता, एच का मतलब हो गया हेल्पर। कुछ का नाम रख दिया गया टी सी सेल्स, कहा गया साइटोटॉक्सिन। फिर एक को नाम दिया गया टी एस सेल्स, टी एस सेल्स, एस का मतलब हो गया सब प्रेशर। फिर एक का नाम रख दिया गया पीएम। एफ का मतलब हो गया मेमोरी। मेमोरी ये चक्कर क्या है, अब थोड़ा समझिए। यदि टी सेल बहुत सारी थी, उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा दी गई। एक टीएच हो गई, टीसी हो गया, एक टीएस हो गया। इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, बी सेल को खाली माँ ने शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी। आप कह सकते हो कि बी सेल का परिपक्वन भी बोन मैरो में हुआ, लेकिन टी सेल का परिपक्वन कहाँ हुआ, थाइमस ग्रंथि में। तो बच्चे गुरु कहाँ भी जाते, गुरुकुल में, तो परिपक्व नहीं होते। परिपक्व कहाँ होते, गुरु के आश्रम में जाते। तो उसी तरीके से थाइमस ग्रंथि एक आश्रम की तरह काम है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये समझ गए? अब देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए, अगला पेज ले लेते हैं। जैसे आपका ये ब्लड है, शरीर में ये ब्लड है, ब्लड में घुस आए बहुत सारे बैक्टीरिया। ये क्या है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया, ये बी सब बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया घुस आए, यानी इन्फेक्शन हो गया। तब क्या होगा, आपके ब्लड में सबसे पहले टीएच सेल्स, इसको कहते हैं हेल्पर। एक दो तो नहीं होगी, बहुत सारी होगी, लगभग 800 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ये होगा। तो सबसे पहले ये इसके करीब आए, इसके जीवाणु, इससे लड़ने की कोशिश करेगी, कुछ मरेगी, कुछ मारेगी, और कुछ चली जाएगी टीसी सेल के पास। किसके, टीसी सेल्स है, ये टीएम सेल्स है, ये टीएस सेल्स है, ठीक है, और ये टीएस सेल। पहले ही इसके पास जाएगी, लड़ेगी। अब कुछ आपके शरीर में बी सेल्स भी है? अब ये पहले से जाएगी, लड़ेगी, कुछ मरेगी, अब कुछ इसको आके इन्फॉर्म, जैसे बिल्डिंग है, नीचे गार्ड बैठा, 2-3 तो गार्ड है, कोई आतंकवादी घुसा, एक गार्ड उसे लड़ेगा, एक कहेगा जल्दी जाके बता के आओ, क्योंकि बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर ब्लैक कैट कमांडो बैठा, गन लेकर, उसको तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, यहाँ ये मामला गड़बड़ हो गया। तो कुछ उसको इन्फॉर्म करने जाएंगे, और कुछ इन्फॉर्म करने जाएंगे बी सेल को भी, ये बी सेल को भी जाएंगे इन्फॉर्म, यानी ये इसको भी बताएगा और इसको भी बताएगा।
फिर ये और ये दोनों इसके करीब आए, मान लो टीसी सेल करीब आया, ये टीसी सेल ये करीब आया और ये इसके करीब आया बी सेल, ये करीब आया। बी सेल बनाएगा एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, यानी कुछ छोटी छोटी गोली नहीं रचना, यानी एंटीबॉडी बना के इसको क्या करेगा, मारेगा। एंटीबॉडी बना के क्या करेगा, इसको नष्ट करेगा। किसको, जीवाणु। ये क्या करेगा, सी का मतलब होता है साइटोटॉक्सिन। ये इसमें एक होल बनाएगा, छेद बनाएगा, किसमें, बैक्टीरिया। और इसमें सी का मतलब क्या है, साइटो का मतलब होता है कोशिका, टॉक्सिक का मतलब जहरीला पदार्थ। ये इसमें छेद बनाकर एक जहरीला पदार्थ बनाएगा, प्रीफरीन। वो क्या करेगा, इसमें इंजेक्ट करेगा। क्यों इंजेक्ट करेगा, जिससे ये मर जाए, खत्म हो जाए। अब ये टीसी सेल और ये बी सेल दोनों मिलकर क्या करेंगे, बैक्टीरिया को नष्ट करना शुरू करेंगे। जब बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे फिर भी ये सक्रिय रहेंगे, और जब ये मार रहे होंगे ये और ये दोनों, उस समय ये क्या करेगा, जैसे कहीं दंगा होता है तो मोबाइल लेके क्या करते हो, वीडियो बनाते हो। तो उसी तरीके से टीसी सेल और बी सेल कैसे मार रहा है, कैसे हथियार से मार रहा है, कैसे मार रहा है, तो पूरा ये वीडियो बना देगा मेमोरी से। समझ आ रहा है, मेमोरी बना लेगा कैसे मारा। और जब ये मेमोरी बना रहा और ये दोनों मार रहे हैं, अब सारे बैक्टीरिया मारे गए, फिर भी ये सक्रिय है। अब साले को सब मार डालेंगे, सब मार डालेंगे। इससे शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंचने ही वाला होगा, वैसे ही ये सक्रिय हो जाएगा। सप्रेसर से ये कहेगा कम डाउन। कम डाउन किसको कहेगा, इसको कहेगा और इसको कहेगा कि बस करो, हो गया, दुश्मन मारे जा चुके। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब देखिए ये मेमोरी बना लिया, अब इसी का उपयोग वैक्सीन बनाने में। कैसे बनाएंगे वैक्सीन? वैक्सीन में क्या करते हैं, जैसे पोलियो है तो पोलियो माइलेटस वायरस से होता है। जो पहली वैक्सीन बनी थी पोलियो की, जून साल में बनाई थी। सबसे पहली वैक्सीन देखें तो स्मॉल पॉक्स की बनी है 1796 में, एडवर्ड जेनर ने बनाई। वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन में जो रोग कारक सूक्ष्म जीवी होता है उसी को अधमरा कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं और आपके शरीर पर डाल देते हैं। आप तो इंटेलिजेंट हो कि वो सारा डेड बॉडी को मारा क्या उखाड़ देगा, लेकिन आपका जो ये सेल होता है ये समझता है कोई दुश्मन घुसा है। ये क्या समझता है, कोई दुश्मन घुसा है। तो ये क्या करते हैं, ये और ये मारना शुरू करते हैं। उस समय मेमोरी बना देते हैं, क्योंकि आप मर जाओगे या हम मर जाएंगे तो हमारा हाथ तो वैसे ही बना रहेगा ना। और हमारा मेन हथियार क्या है, हाथ है हमारा। मेन हथियार तो हमारा हाथ है। अब हमने उस वायरस का या बैक्टीरिया को अधमरा करके डाला या मार करके डाला, तो उसके शरीर का प्रमुख हथियार तो वैसे ही है। उस हथियार को कैसे नष्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हर व्यक्ति को मारने के लिए अगर आपने गोली बना ली तो चाहे जानवर को मारिए चाहे आदमी को मारिए, बात एक थी। लेकिन यहाँ थोड़ा मामला अलग है। हर सूक्ष्म जीवी को मारने के लिए अलग अलग तरीके का हथियार थे, सब एक ही हथियार से नहीं मरते। तो आपने जब डेड बॉडी डाल दी सूक्ष्म जीवी, जैसे पोलियो माइलेटस वायरस से, तो पहली वैक्सीन जो बनी, ठीक है,
वो वैक्सीन थी पोलियो के वायरस को मार करके शरीर में डाल दी गई। ओपीवी तो बाद में आई, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जब उस वैक्सीन का मतलब उस वायरस को अधमरा करके डाल दिया, तो आपके शरीर में इसने उस वायरस को मारना शुरू किया। ये क्या किया? मेमोरी बना के रख दिया। जब भविष्य में जीवित वायरस शरीर में घुसा तो ये क्या करेगा? इसको मेमोरी दे देगा और कि कैसे गिरा, कैसे बनाए थे, कैसे मारे थे। तो मेमोरी का ये दोनों उपयोग करके वो वायरस को क्या करेंगे? नष्ट। ये होता वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। वैक्सीन कई प्रकार की होती है, अभी आप लोग आगे जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ाएंगे। पहले क्या होता था? साधारण वैक्सीन बनती थी, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती थी, वीकेड वैक्सीन होती थी, लाइव किल्ड वैक्सीन होती थी, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती थी। लेकिन आज क्या है कि कोविड के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग वैक्सीन बन, जैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन। उसके पहले नहीं थी, उसके पहले कुछ रोगों में बनी थी लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कोविड के बाद वैक्सीन के कार्यक्रम में बहुत तेजी है। तो वैक्सीन का मतलब ये होता है कि ऐसी दवाएं, यानी वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो आपके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली किसी सूक्ष्म जीवी के प्रति, किसी विशेष सूक्ष्म जीवी के प्रति या किसी विशेष रसायन के प्रति लड़ने के लिए तैयार है। ये ट्रेनिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैक्सीन। लिखना चाहे तो लिख लीजिए वैक्सीन। ये समझ गए कि नहीं? जैसे बिल्डिंग के नीचे तक एक खड़ा हुआ है गार्ड का काम क्या है? गार्ड क्या करता है? बिल्डिंग में कौन जा रहा, कौन आ रहा, कोई नजर रखता है। वही काम यहाँ TH से, TH यानी हेल्पर। अब अगर मान लीजिए जो आया वो शक्तिशाली है, वो TH से उसको झेल नहीं पा रही है, तो कुछ TH से जाकर बताएगी TC सेल को, TC सेल फिर लड़ाएगी, और कुछ TH सेल किसको बताएगी? B सेल। तो TC और B सेल मारेंगी। TM क्या करेगी? मेमोरी बनाएगी। TS क्या करेगी? जब सब मार हो चुके थे इनको ठंडा करेगी, इनको B सेल को और TC सेल। B का मतलब बोन मैरो, T का मतलब थाइमस। समझ में आ रहा है? पीछे बताओ। इसीलिए जो वैक्सीन बनाई जाती है, और एंटीबायोटिक कैसे? एंटीबायोटिक वैक्सीन पहले अच्छा वैक्सीन लिख लो, लिखो वैक्सीन तब फिर बताएं। 1796 में प्रथम वैक्सीन की खोज, 1796 में प्रथम वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्होंने स्मॉल पॉक्स रोग के लिए वैक्सीन तैयार किया। स्मॉल पॉक्स रोग के लिए वैक्सीन तैयार किया था। समझ में आया? आगे देखिए, वैक्सीन प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में तैयार की गई ऐसी दवा होती है
जो शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को किसी विशेष रोग कारक से लड़ने के लिए तैयार करती है, अर्थात ट्रेनिंग देती है। ये समझ में आया? तो जो वैक्सीन होती है वो हमेशा रोग होने के पहले दी जाती है। अब ये एंटीबायोटिक क्या होती है जानते हैं? देखिए एक चीज बता दें आपको, चिकित्सा क्रांति में दो सबसे बड़ी खोज होती है, एक तो एंटीबायोटिक और वैक्सीन। एंटीबायोटिक और वैक्सीन की खोज को चिकित्सा विज्ञान की बहुत बड़ी क्रांति माना जाता है। अगर आप पढ़ें तो पहले क्या होता था कि चोट लगती थी, जैसे इतिहास में सुश्रुत का नाम सुना होगा। सुश्रुत क्या करते थे? कट पड़ जाता था तो सिलते थे, सर्जरी करते थे, सुश्रुत का नाम आता है। समय के साथ धीरे धीरे दूसरी एक बहुत बड़ी खोज हुई, वो है एनेस्थीसिया की खोज। पहले क्या होता था, जैसे सुश्रुत के ज़माने में कट पड़ जाता था तो आदमी को दारू, शराब, गांजा, भांग खिला करके अर्धबेहोशी की अवस्था में उसकी सर्जरी करते थे। अब सोच लीजिए कितना दर्दनाक होता है। समय बीतने के साथ जो एनेस्थीसिया की खोज हुई, डॉक्टर डेविड ने किया। एनेस्थीसिया की खोज का मतलब आपके किसी पार्ट का सर्जरी होना है तो वहाँ इंजेक्शन लगा देंगे बैकबोन में, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो ये मस्तिष्क है, ये आपका बैकबोन है, जिसको आप बैकबोन में पीछे की ओर, अंदर की ओर, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। यहीं से न्यूरॉन निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं। ये आपका ब्रेन, ये ब्रेन। तो यहीं पर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। तो आपका दाहिना या बायां पैर जो भी सर्जरी होना है, डॉक्टर को पता है कहाँ इंजेक्शन लगाएंगे तो कौन हिस्सा सुन। तो एनेस्थीसिया की खोज को चिकित्सा विज्ञान की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति है। और तीसरी क्रांति में एंटीबायोटिक और वैक्सीन की खोज है। इससे कैसे पता चलता है कि जैसे इस हाथ में वो ऑपरेशन, डॉक्टर को पता उसका पॉइंट, मेरी बात यहाँ पर बेटा पॉइंट होते हैं बहुत सारे। डॉक्टर को पता कहाँ इंजेक्शन लगाएंगे तो कौन से हिस्सा सुन, और वो पॉइंट कौन सा वो मत जानिए। आप क्या नीट वाले को नहीं पता है? आपको खाली इतना जानना है कि यहाँ पर इंजेक्शन लगाने से उसका सुन होता है। तो अब उसके बाद क्रांति आती है एंटीबायोटिक और वैक्सीन की। वैक्सीन तो आपको पता है। अब एंटीबायोटिक क्या होती है, थोड़ा समझते हैं कि एंटीबायोटिक होता क्या। देखिए एंटीबायोटिक की खोज, बेटा जरा पानी ला देना, वो बोतल रखी है मेरी, पानी पानी। अरे अमित जी पानी जरा भिजवा दीजिएगा, बोतल पानी ले आके दे देना, भर के ला के दे देना। अब देखो जो एंटीबायोटिक होता है वो होता क्या है ये समझते हैं। देखिए होता क्या है, इसकी खोज में ही इसकी परिभाषा आपको समझ में आएगी। देखिए वैक्सीन तो समझ गए, उसी सूक्ष्मजीवी को कमजोर करके शरीर में डालते हैं। अब ये क्या है, असल में बात है 1928 की।
बल्कि 1927 डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हुआ करते थे, जिनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की। कैसे की थी? ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है? जो सूक्ष्मजीवी पे अध्ययन करे, उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये सूक्ष्मजीवियों का कल्चर बनाते थे। ये कल्चर क्या होता है? कल्चर का मतलब दही जमाते हो घर में? दही कैसे जमाते हो? दही खाती हो? कैसे जमाती हो दही? उसको फाड़ किसको फाड़ के? फाड़ के जमाते हैं। हाँ, दही कैसे जमाते हो? जमाती है। दही खाती जमाती नहीं हो? मम्मी जमाती है। हाँ। दही जो है, समझो, दूध को हल्का गर्म कर दो और दूध में थोड़ा सा मार्केट से दही का थोड़ा सा हिस्सा, उसको जामन कहते हैं, लाके डाल दो। तो दूध क्या हो जाता है? कुछ घंटे में, 7-8 घंटे में दूध जो है दही में बन गया। तो आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा सूक्ष्मजीवी जो बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु को यानी दही के रूप में लाकर दूध में डाल दिया, तो दूध दही में जम गया। तो आपने क्या किया? इस जीवाणु का कल्चर बना दिया। क्या बना दिया? कल्चर। कल्चर को हिंदी में कहते हैं संवर्धन करना। संवर्धन करना। तो इस तरह से होता क्या? मेरी बात सुनिए ध्यान से, तभी समझ में आएगा। जितने भी सूक्ष्मजीवी होते हैं, हर सूक्ष्मजीवी का पसंदीदा आहार होता है। जैसे लैक्टोबैसिलस का पसंदीदा आहार क्या है? दही, यानी दूध। दूध में लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल दिया, तो दूध दही में जम गया। यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु का ये कल्चर है। ऐसे ही हर सूक्ष्मजीवी का एक पसंदीदा भोजन होता है। वो पसंदीदा भोजन जब उसको देते हैं तो जीवाणु क्या होता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ऐसे ही अलेक्जेंडर से जुड़े साहब जीवाणु को पसंदीदा भोजन डाल देते थे और उसमें थोड़ा सा जीवाणु डालो और इसको प्लेट से टाइट करके बंद कर देते। 24 घंटे के बाद देखते थे उसमें बहुत सारे जीवाणु पैदा हो जाते थे, वो अध्ययन करते। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने इसको ठीक से ढका नहीं, या ढका था तो खिड़की, किसी खिड़की के पास मेज रखी है, और उस जमाने में इतनी आबादी तो होती नहीं थी, और दरवाज़ा खोलो तो बाहर खुला मैदान था, तो रखा था तो हवा चली, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुल गया तो इस पर हवा लगी है, ढक्कन बाहर निकल गया। करीब 2 दिन के बाद जब लौट के आए तो उन्होंने ये देखा कि जो इसमें हमने जीवाणु डाला बहुत थोड़े से, लेकिन इसमें बहुत सारा फफूंद निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फफूंद का मतलब हिंदी में होता है, एक और नाम होता है कवर, और अंग्रेजी में कहते हैं पंजई। तो उन्होंने देखा बहुत सारा फफूंद जमाया, और जो जीवाणु था उसमें वृद्धि विकास नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो देखा ये फफूंद जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम, ये उस फफूंद का नाम है। एक फफूंद आप खाते हो, बताओ कौन सा खाते हो? कौन सा फफूंद खाती हो? मशरूम। मशरूम खाते हो कि नहीं? तो वैसे जैसे मशरूम एक प्रजाति है, वैसे ये भी एक प्रजाति है। तब उन्होंने देखा यार क्यों यहाँ जीवाणु का वृद्धि विकास क्यों नहीं हुआ। जब अध्ययन किया तो इससे एक रसायन निकला, देखा किससे एक रसायन निकल रहा है, तो उस रसायन का नाम उन्होंने रख दिया पेनिसिलिन। यानी इस पेनिसिलिन के कारण
जीवाणु का वृद्धि विकास रुक गया, यानी इसी को क्या कह देते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा संश्लेषित और स्रावित ऐसा पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवियों के वृद्धि विकास को रोकता है, उसे हम एंटीबायोटिक लिख लीजिए। तो फिर और समझा दें, लिख लीजिए एंटीबायोटिक। समझाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा संश्लेषित और स्रावित ऐसा पदार्थ कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित और स्रावित ऐसा पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवियों के वृद्धि विकास को रोकता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। सन 1928 में प्रथम एंटीबायोटिक की खोज 1928 में प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसे पेनिसिलिन नाम दिया गया। जिसे पेनिसिलिन नाम दिया गया। एंटीबायोटिक क्या प्रकार का केमिकल है, ये पेनिसिलिन क्या है, एक केमिकल है। अब देखिए, जब पहला एंटीबायोटिक खोजा गया तो वो कवक से खोजा गया। समय जब पहली बार पता चला ना, जैसे एक मोहल्ले में कुत्ते, आपने देखा होगा, मोहल्ले में कुत्ते मिलजुल कर रहते हैं, बाहरी कुत्ता घुसता तो क्या होता है, भाव 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 शुरू कर देते हैं। बाहरी कुत्ता अगर घुस जाए किसी एक मोहल्ले में तो भाव भाव करके उसको भगा देते हैं। लगभग वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है कि कुछ सूक्ष्म जीवी हैं जो यहाँ पनप रहा है। ये सूक्ष्म जीवी ने क्या किया, एक रसायन बनाया जिससे सूक्ष्म जीवी का वृद्धि विकास रुक गया। तो पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज ली गई, समझ लिया गया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा यार, जैसे कवक से ये रसायन निकल रहा और जीवाणु के वृद्धि विकास को रोक रहा, इसी तरीके से अन्य सूक्ष्म जीवियों में भी एक गुण होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आप देखेंगे कि वाक्समय में वाक्समैन ने 1944 के आसपास एक और एंटीबायोटिक खोजा जिसका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिन, समझ रहे? इन्होंने ये जो एंटीबायोटिक खोजा, इसको इन्होंने खोजा था जीवाणु से। पहला एंटीबायोटिक कवक से, फफूंद से खोजा। तो ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसका उपयोग पूरे विश्व में टीबी रोग के लिए किया। एक जमाना था जो टीबी को बहुत खराब रोग माना गया था,
ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी होता था उसको राज रोग, काग रोग आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, टीबी का मतलब है कि मौत निश्चित है। तो वर्ल्ड में पहला एंटीबायोटिक इन्होंने बनाया स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो टीबी के लिए उपयोग किया जाने लगा, लोग ठीक होने भी लगे। लेकिन आज अगर हम इस एंटीबायोटिक की बात करें, अगर टीबी के लिए उपयोग किया जाता है तो ठीक होने की संभावना नहीं होती। बताओ ऐसा क्यों? दवा खाते खाते सर वो टीबी के जो मतलब है कि सही बता रहे हो, सही जा रहे हो, समझिए इसे। होता क्या है, वो हमारी आपकी गलती होती है। समझिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, ध्यान सुनिए, और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा लिख दी, कॉलोस्टिप्टोमाइसिन लिख दिया, टेरामाइसिन लिख दिया, सप्लिन को दवा लिख दिया और ऐसे बना दिया, और 5 दिन लिख दिया, 5 डेज। और आपने कहा और समस्या बताई तो उसके लिए भी तमाम दवाएं लिख दी, गैस बनने की भी लिख दी, एक मल्टीविटामिन भी लिख दिया, है। लेकिन मुख्य दवा आपसे कहा ये सुबह शाम खाइएगा और 5 दिन बाद बताइएगा। आपने 3 दिन दवा खाई, 3 दिन के बाद दवा आपने बंद कर दी। आपने वही काम किया जैसे शेर को आधा मार के अधमरा करके छोड़ दिया। इसका मतलब कि इसके पहले कि पूरा सूक्ष्मजीवी मारा जाए, आपने दवा बंद कर दी। अब वो सूक्ष्मजीवी जिंदा रह गया, उसको ये समझ में आ गया हमको इस हथियार से